अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 35 अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया है और इस पर पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी इक़दाम है, स्पीकर का ये इक़दाम दुरुस्त नहीं है। और ये भी कहा गया कि हुकूमत को घर भेजना इस वक्त मुल्की मुफाद में है। पीटीआई अराकीन की जानिब से कहा गया कि स्पीकर ने असम्बली बुलाकर कहा था कि वो ऐसे इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते, लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए, क्या उन्हें असम्बली बुलाया गया? और साथ ही साथ ये भी पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जिस तरह से इस्तीफों की मंजूरी की जा रही है, ये एक मजाक है जमहूरियत के नाम पर और ये गैर कानूनी है। सवाल हम अपने मेहमानों के सामने आज प्रोग्राम में रखेंगे कि क्या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि स्पीकर का ये इकदाम गैर कानूनी है, क्या ये दुरुस्त है? जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे मेयर कराची कौन होगा, जिसके लिए हम सबको मालूम है कि राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं बात बनती दिखाई नहीं दे रही तो कहीं बात बनती दिखाई दे रही है। जमात इस्लामी की जानिब से पीटीआई से राब्ता किया गया है। कौन सा इत्तेहाद ज्यादा बेहतर हो सकता है मेयरशिप की दौड़ में, इस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, जेर बहस लाएंगे। कहते हैं एक और बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है आज, कहते हैं कि अभी बहुत से कार्ड्स बाकी हैं, अगर खेला तो पीडीएम के होश उड़ जाएंगे। कौन से कार्ड्स हैं इमरान खान के पास, कौन से ग्राउंड्स हैं? पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि जिस पर इमरान खान इस तरह के बयान देते हैं, क्या ये महज दबाव बढ़ाने के टैक्टिस हैं? प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। सीनियर एनालिस्ट ज़ैगम खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार मोना आलम मेरे साथ तशरीफ रखती हैं। एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट अनीका निसार मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला। ज़ैगम खान साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं, पीटीआई का मौकिफ जिस तरह से भी मैंने बता दिया, ये कहा जा रहा है कि स्पीकर का ये इकदाम गैर कानूनी है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, जो बातें आपने बताई उसमें एक बात तो बिल्कुल ठीक है, और वो ये कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जब कोई स्पीकर स्पीकर बन जाता है तो वो पार्टी का हिस्सा उस तरीके से नहीं रहता, वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं रहता, वो पार्लियामेंट के एक अहम तरीन हाउस को लीड करता है, उसे साइड नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो वो फैसले कर रहे हैं इस वक्त राजा साहब, उसमें आपको पॉलिटिकल टिल्ट बहुत वाज़े नजर आती है। अब जो दूसरा मौक़िफ़ है पीटीआई का, वो समझना मुश्किल है। राजा परवेज अशरफ साहब ने भी अपनी पोजीशन बदली है, जो वो पहले कहते रहते थे उससे वो हट गए हैं। लेकिन पीटीआई भी तो अपना मौक़िफ़ बदल रही है ना। पीटीआई तो कह रही थी कि हमारे इस्तीफे आ चुके हैं, ये बिल्कुल असली सुच्चे खरे इस्तीफे हैं और आप इसको कबूल करो। एक बात उसकी अजीब व गरीब थी, उनका इसरार था कि ये तमाम इस्तीफे इकट्ठे कबूल होने चाहिए। इस तरह की कोई आईनी क्लॉज मौजूद नहीं है। जो इस्तीफा है वो इंडिविजुअल मेंबर देता है, आइन में कहीं नहीं लिखा, या जो असेंबली के अपने रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि कोई पार्टी इस्तीफा देगी। और फिर अगर वो मंजूर करवाना चाहते तो वो भी उनके लिए आसान था। देखिए, अगर आप आइन को देखें तो उसमें यह लिखा है कि जो इस्तीफा है वो हाथ से लिखा हुआ होगा। अच्छा, अगर आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर में चले जाएं तो उसमें भी फिर दोबारा एक बात तो ये लिखी है कि हाथ से लिखा होगा। दूसरी बात ये लिखी है कि अगर कोई मेंबर बराह रास्त स्पीकर साहब को इस्तीफा देता है तो स्पीकर उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर उन्हें किसी दूसरे तरीके से इस्तीफा वसूल होता है तो वो उसकी तस्दीक करेंगे। तो उनकी एक डिस्क्रिशन आ गई। लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई के पास बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, वो इन तमाम मेंबर्स को वापस ला सकते हैं अगर वो अदालत चले जाएं। लेकिन अदालत जाकर उनको ये कहना होगा उन मेंबर्स को कि ये हमारा इस्तीफा नहीं है, या तो हमने खुद से नहीं दिया, या ये दस्तखत जेली हैं हमारे नहीं हैं, या हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। जब तक वो ये बातें अदालत में जाकर नहीं कहते, वो ये साबित नहीं कर सकते कि ये किसी तरीके का कोई गलत काम हुआ है और उनके इस्तीफे वापस लिए जाएं। अगर वो ये काम कर लें तो ये 2 दिन की बात है, इस्तीफा वापस हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया उसको रखते हुए, लेकिन उसमें भी एक पीटीआई की बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ ये पीडीएम ने भी गलत किया और स्पीकर साहब ने भी गलत किया। ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है, इस तरीके से हाउस नहीं चलते।
ठीक, जैगम साहब आपका जवाब आ गया। मोना, आप क्या समझती हैं इस तरह से इस्तीफों की मंजूरी और जो पीटीआई का मौकिफ है और जिस जानिब अभी जैगम खान साहब भी इशारा फरमा रहे थे, आप समझती हैं कि ये गैर कानूनी इकदाम है? देखिए, कानूनियत की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर ये इन पर्सन जाकर कहते हैं कि ये इस्तीफे हमारे नहीं हैं, उस सूरत में ये गैर कानूनी हो सकता है, वरना इसके अलावा गैर कानूनी बहुत एक बड़ा टर्म है। ये जी। इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है जायज नहीं है, वाजिब नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि इस पे हंसना है या रोना है कि पहले पीटीआई इस बात पे हुकूमत से नाराज थे कि ये लोग इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इस बात पे नाराज है कि इस्तीफे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी माशाल्लाह ऐसा कोई अनोखा उन्होंने अपने ऊपर, वो भी मतलब ऐसे ना कोई रूल्स है ना कोई एक मोरल स्टैंडिंग है। हुकूमत भी वही है कि जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, और किसी को समझते हैं कि हम अपने लोगों को या अपने वोटर्स को, अवाम को कोई जवाब दे नहीं है, जो मर्जी सोचते हैं सोचे। हुकूमत एटीट्यूड सामने आ रहा है। पहले स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ये कहते रहे कि जी मुझे फर्दन फर्दन आके आप लोग पहले तस्दीक करेंगे कि जी आपने इस्तीफे दिए हैं, इन पर्सन आके वेरीफाई करें अपने इस्तीफों को। आपको याद होगा इससे पहले जो उन्होंने गालिबन 16 इस्तीफे जो सबसे पहले मंजूर किए थे, उस वक्त भी उनको किसी ने आके फर्दन फर्दन उन 16 लोगों ने नहीं किया था वेरीफाई कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से 16 कर लिए। कोई अकल से पैदल ये फैसला था, कोई इसका सर पैर नहीं था कि ये 16 फैसले किस किस बुनियाद पे किए, ये 16 का नंबर इन्होंने, ये हिंसा क्यों चुना। ये लोग इमरान खान साहब को कहते हैं कि ये सुपरस्टिशियस हैं और ये वहम करते हैं और ये पता नहीं ये पीरी मुरीदी पर चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस पीर मुरीद ने हुकूमत को कहा था कि आप 16 का हिंसा चुने। फिर अब ये 35 का हिंसा इन्होंने चुना हुआ है। पहले 35 किए, फिर उसके बाद दोबारा अगले रोज 35 किए। अगर ये करने थे तो 70 क्यों नहीं कर लिए एक साथ? अब ये 35 का हिंसा इन्हें क्यों पसंद आ गया है? इसका कोई जवाब, कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। और पहले जो कहते थे कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जी आपने, क्योंकि हमें आके अपने इन इन पर्सन आपने अपने वेरीफाई नहीं किए इस्तीफे, तो अब ये इन पर्सन वेरिफिकेशन कहाँ से आ गई? ना हुकूमत के फैसलों की कोई सर पैर है, ना पीटीआई के फैसलों की कोई सर पैर है। पीटीआई को इनके लोग कहते कहते थक गए कि आप ये बेवकूफी कर रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुछ होश के नाखून ले, या आप हर चीज ऐसे करते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो, जैसे तमिल फिल्मों में नहीं होता कि बिल्कुल कोई एक्शन ऐसा हो रहा होता है कि जो सर से और अकल से आ रही होता है। तो बिल्कुल उस किस्म के काम आप कर रहे हैं। आप खुदा के लिए थोड़ा लॉजिकली सोचें। आपको असेंबली में रहना चाहिए। उस सूरत में आपको अपोजिशन लीडर होगा, नैब चेयरमैन को जो सिलेक्ट करने में फैसला है उसमें आपका स्टेक होगा, पीएसी चेयरमैन आपका होगा। मतलब आप बहुत सारे मामलात में हुकूमत से आप लेजिस्लेशन रोक सकते हैं, लेकिन इनको उस वक्त कोई होश नहीं आया। अब इनको ख्याल आया, अरे हाँ ये तो अब जो निगरान सेटअप है, ये इसके अंदर तो हम लोग कोई, हमसे मुशावरत ही नहीं होगी क्योंकि हम तो असेंबली से निकल चुके हैं, तो ये तो हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा। क्या इतनी बड़ी पीटीआई की जो एक उनकी भारी भरकम और हर तरह का उसमें बंदा है, जो उनकी एक लीगल पूरी टीम है, कोई बंदा नहीं था जो उनको सही मुशावरत कर पाता, उनको समझा पाता? या इमरान खान साहब वही जो उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो अपनी जिद के आगे किसी को नहीं देखते हैं, क्या वो चीज हावी हो गई थी? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। लेकिन दोनों जो है ना, चाहे वो पीटीआई हो या चाहे हुकूमत हो, उनके फैसलों में और उनकी हिकमत अमली में कोई सर पैर, कोई लॉजिक नहीं है। गैर कानूनी जो पीटीआई अभी कह रहे हैं कि ये इनका काम गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी बहुत बड़ा टर्म है। आप गैर कानूनी नहीं कह सकते जब आपने खुद इस्तीफे दिए हैं और हर प्रोग्राम में बैठ के प्रोग्राम में के लोग कह के गए हैं हम जी। इस्तीफा देते हैं, कबूल करें, ये करें। तो आप किस किस बात को अपनी झुटलाएंगे? गैर कानूनी सही। नहीं है, लेकिन इनके फैसलों का या हुकूमत हो या पीटीआई हो कोई सरपाव नहीं है। राइट, मोना आपका पॉइंट आ गया। अनिका, आप क्या समझती हैं इस सारी सूरत हाल में? जिस तरह से भी मोना भी बात कर रही थी कि कोई सर पैर नहीं है, कोई सूरत हाल समझ नहीं आ रही, संजीदगी दोनों तरफ से नजर नहीं आ रही। आज देखिए ततारड़ ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि असेंबली आने की प्लानिंग हो रही थी, इधर से पक्की वापसी हो गई, तो क्या आना है असेंबली वापस? इस तरह का रवैया इतने अहम मामलात में, और फिर ये इल्जाम लगा देना कि ये गैर कानूनी इकदाम है। क्या कहेंगी अनिका? देखिए, मुझे इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क को एक गेंद समझा जा रहा है और यहाँ दो टीमें, हुकूमत की टीम, वफाकी हुकूमत की, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये नेशनल असेंबली है, ये कोई कोर्ट नहीं है जहां आप गेंद की तरह पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव यानी एक पार्लियामेंट को इस तरीके से मजाक बना दें कि फिर बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को करना क्या है या ये करना क्या चाह रहे हैं। इस मौके के ऊपर इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे के सारे जितने भी हमारे लीडरान हैं उनको ये
اس بات کی سیریسنس کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر کسی بھی فارم کے اندر پاکستان کی اکانومی کا اس طریقے سے نقصان جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے، اس کا الٹیمیٹلی ہسٹری کے اندر نام کس کو دیا جائے گا؟ نام پاکستان تحریک انصاف اور اس حکومت دونوں کا آئے گا. اور یہ کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا بیکاز الٹیمیٹلی نہ تو یہ لوگ پارلیمنٹ میں آ کر کسی طریقے سے بھی پاکستان کی لیجسلیٹو جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈ کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ جو گورنمنٹ ہے وہ سیریس ہے. 29 دسمبر کو راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ہم لوگ ایٹ آل کاسٹ تب تک جب تک یہ لوگ پرسنلی آ کر استعفے نہیں دیتے تب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ ہے ہی سرے سے غیر قانونی اور غیر آئینی بات. اور واقعی میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اپنی سیٹسفیکشن کرنی چاہیے، اور اس کے لیے انڈیویجولی سب کو بلانا بھی بڑا ضروری ہے. ایک موقع کے اوپر کہہ رہے تھے جی سوشل میڈیا میں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اجتماعی استعفے دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ اجتماعی استعفے بھی صحیح ہو گئے. رائٹ انیکا، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ناظرین، پروگرام میں یہاں پہ ایک بریک مجھے شامل کرنی ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کراچی میئر کا معاملہ جو ہے اب اس میں آگے مزید کیا ہو سکتا ہے. بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے میئرشپ کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اب جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ فون پر رابطہ ہوا ہے، جلد ملاقات کا بھی امکان ہے. اب ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ مونا، آپ کیا سمجھتی ہیں کراچی کے میئر کے لیے کون سا اتحاد زیادہ فیورٹ ہو سکتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا بھی کوئی رابطہ ہو سکتا ہے، کوئی اتحاد یہاں بھی بن سکتا ہے، یا پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اتحاد بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یا پھر تیسرا سوال یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نمبر 1 کے مطالبے سے دستبردار ہوگی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی کچھ بن سکتا ہے اتحاد؟ دیکھیں، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ اس میں کسی بھی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی اتحاد کرے، تو یہ بالکل خام خیالی ہے. کیونکہ آپ یاد کیجئے گا کہ 2015 میں غالباً جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، سینٹ چیئرمین کا، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد تھا. اور انفیکٹ 2017 میں، اور بلکہ اس کے اوپر مجھے یاد ہے مریم نواز کہتی تھی کہ جی زرداری عمران بھائی بھائی، اس طرح کے بڑے نعرے تھے، مشہور ہوئے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کسی سیاسی کوئی بھی چیز پر ان کا اتفاق رائے اتحاد نہ ہوا ہو. اور اس میں دیکھیں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں نا انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں اس کو صرف اپنے سیاسی بیانیوں کے لیے استعمال کرتی ہیں کہ وہ دیکھیں ان کا ان سے اتحاد ہو گیا ہے، پہلے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. ساری جماعتیں یہ کرتی ہیں، لیکن جو فیکٹ آف دا میٹر اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر جماعتیں اپنے بدترین مخالف کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرتی ہیں، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج یا کوئی قباحت نہیں ہے. جماعت اسلامی کے اوپر میں دیکھ رہی ہوں پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ خاصا تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ جماعت اسلامی والے ان کے ساتھ مل گئے، جبکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد رہ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے. جو 2013 سے 2018 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی میں، وہاں پر جماعت اسلامی ان کی کولیشن پارٹنر تھی، اور سراج الحق صاحب غالباً فائنانس منسٹر تھے کے پی کے. تو یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، مطلب یہ سارے اتحاد رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے اتحاد کی بہرحال ہم زیادہ باتیں سن رہے ہیں، اس کے بھی ہو جانے پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کراچی جیسے شہر اور سندھ کے جو اربن مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے، چاہے وہ جس بھی اتحاد کی مرضی سے ہو. مجھے لگتا ہے اگر اس میں پی ٹی آئی شامل ہو تو مے بی وہ شاید اتنا زیادہ کچھ نہ کر پائیں، لیکن اگر اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہماری تمام کی توقعات کے برعکس، میں اس میں بڑا کھلی بات کر رہی ہوں، مجھے توقع نہیں تھی اور بہت سارے تجزیہ کار یہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا بلدیاتی الیکشن میں، لیکن ہماری توقعات کے برعکس پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا ہے، ان کے کافی لوگ جیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس ووٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور چونکہ ان کی حکومت ہے اس وقت صوبے میں، اور وفاق میں بھی ایک طرح سے وہ بہت اہم کولیشن پارٹنر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک فنڈز کا فلو ہے وہ بغیر کسی سیاسی رسا کشی کے ہو پائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی صوبائی حکومت سے
اپنی بلدیاتی حکومت کو فنڈ دینے میں وہ زیادہ ہچکچاہٹ ان کو نہیں ہوگی. اور ویسے تو کسی حکومت کو نہیں ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے جب یہاں پر مختلف حکومتیں ہوتی ہیں, الگ الگ پارٹیاں ہوتی ہیں, تو جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ فنڈز ٹرانسلیٹ نہیں کرتی ہے بلدیاتی حکومت کو. اگر پیپلز پارٹی کا شمار ہو جاتا ہے اس الائنس میں, تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ فنڈز کی جو ٹرانسفر ہے وہ اسموتھ ہو جائے گی, جو بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اور جماعت اسلامی, کوئی شک نہیں کہ جو مایوس ہوئی تھی عوام ہے کراچی کی, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہوں یا پیپلز پارٹی سے ہو, انہوں نے اپنا مینڈیٹ اس وقت جماعت اسلامی کو دیا ہے, ان کی ریپرزنٹیشن مجھے لگتا ہے ضرور ہونی چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, میں اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ ری کاؤنٹنگ میں جو پی ٹی آئی کو فاتح رہی ہے, پی ٹی آئی 4 میرا خیال ہے جگہوں سے, تو وہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی روڑے اٹکا رہے ہیں, ان کا یہی ان کو لگ رہا ہے, ان کی نیت یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے جیتے ہوئے حلقوں سے ری کاؤنٹنگ میں دوبارہ وہ جیت گئی تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے, صرف اتنا ہو کہ جو عوام چاہتے ہیں ان کا مینڈیٹ الیکشنز میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک میں پرابلم یہی رہی ہے کہ لوگ, ہم تمام یہی تنقید کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں ہوں یا تجزیہ کار ہوں, کہ عوام جو چاہتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا ہے الیکٹورل ریزلٹس میں. یہ نہ ہو, جو عوام چاہتے ہیں جیسے ریزلٹس ہیں ری کاؤنٹنگ کریں, اور اگر آپ جینوئنلی جیتے ہیں تو آپ کو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے ری کاؤنٹنگ پہ, بالکل ری کاؤنٹنگ کریں, اور اس میں جس قسم کا بھی الائنس ہو اس کو قابل قبول کریں, اور اس میں کوئی روڑے نہ اٹکائے. اور الائنس کے اوپر نا ایسے فضول اپنی پیٹی پالیٹکس نہ کھیلیں کہ وہ دیکھیں الائنس کر لیا, وہ دیکھیں الائنس کر لیا. حقیقت یہ آپ تمام لوگ الائنس کرتے ہیں اپنے بدترین مخالف کے ساتھ, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہونے چاہیے, اور ہمیشہ ہوتے ہیں. آپ بھی کریں گے, مخالفین پہ اس بات کی تنقید نہ کریں. صحیح, لیکن یہ الائنس جو ہے وہ عوام کے حق میں بہتر ہونا چاہیے. رائٹ مونا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. انیکا, آپ کیا سمجھتی ہیں کراچی کی میئرشپ کے لیے کون سا اتحاد اس وقت زیادہ فیوریٹ سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے, فیوریٹ سمجھے جانے میں اور کارآمد ہونے میں بہت فرق ہے اس ٹائم پر. کراچی کے اندر ایک بات تو ہم لوگوں کو بڑے واضح طور پر پتہ ہونی چاہیے کہ جہاں ایم کیو ایم نے اپنی جگہ چھوڑی, وہ سپیس باقی ساری جماعتوں کو obviously اس کے ووٹس کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئی. لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ کراچی کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. ہم لوگوں کو نیشنل پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ کوئی پرومیننٹ فیس کے طور پر نظر نہیں آتی, لیکن اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ نمائش فرنگی کے قریب جو ادارہ نور الحق ہے جماعت اسلامی کا, وہ اور اوور آل کراچی کے اندر جماعت اسلامی کی اچھی خاصی گراسپ ہے. وہاں وہ لوگ گراس روٹ لیول کے اوپر کام بھی کرتے رہتے ہیں. ایوری نوز دیٹ, اس کے اندر تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو جماعت اسلامی اور اسپیشلی انجینئر نعیم الرحمان صاحب, جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, وہ بھی ایک اچھے خاصے ایکٹیو اور بڑے دہائی سے زیادہ ایکٹیو کراچی کی سیاست کے اندر رہے ہیں, اور وہ اس طرح کی تمام ناانصافیوں کے اوپر آواز بھی بلند کرتے رہے ہیں. تو obviously ایک وہ شخصیت تو ہیں جن کو ایک ہاٹ فیوریٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کراچی کے میئر کے طور پر یا کراچی کی قیادت ایٹ لیسٹ سنبھالی جائے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو کہتی جمہوری جماعتیں ہیں, لیکن وہ کمپلیٹلی جمہوریت سے برعکس کام کیا کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ساری کی ساری صوبائی حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبے کی جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے جائیں, لیکن صوبہ آگے پی ایف سی ایوارڈ نام کی کوئی چیز نہیں کرتا, اور فنڈز کو جہاں جانا چاہیے, بلدیاتی اداروں کی طرف جانا چاہیے, وہ نہیں کرتا. اسی لیے ہم لوگوں کو انحصار کرنا پڑتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہو اسی کے ساتھ الحاق ہو جائے, اور اسی کے ساتھ الحاق ہونے کے بعد تمام کا تمام معاملہ اچھا ہو سکتا ہے. اور پاکستان کی ریالٹی بھی یہی ہے. آئی ایگری ود مونا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کسی کا الحاق ہوتا ہے تو کراچی کے معاملات سنور سکتے ہیں, لیکن کیا یہ آئیڈیل ہے؟ یہ بالکل بھی آئیڈیل نہیں ہے. اس لیے آئیڈیل نہیں ہے کیونکہ اصل میں عوام کو یہ چیز چوز کرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے. اور اکثر اوقات کراچی کے عوام یا سندھ کے عوام کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تگڑی جماعت ہے, انہوں نے ہی آگے بڑھنا ہے, تو انہی کو ہی ووٹ دے دیا جائے. اب میں کسی طریقے سے یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے, یا اس قابل ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے, یا کوئی بھی جماعت اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے. دس از واٹ پیپل ہیو ٹو ڈیسائیڈ. یہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے چل کے فنڈز کی روک تھام کی کوئی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہونی چاہیے. جو بھی حکومت, چاہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد بنے, یا جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد بنے, ان کیس اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا آپس میں کوئی الحاق ہوتا ہے اس معاملے کے اوپر, تو یہ ان کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جی کراچی کے فنڈز نہیں ریلیز ہوں گے. یہی تو اصل مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگ دکھاوے کے اندر اور بناوٹی جمہوریت تو بنا کر رکھتے ہیں, لیکن ان ٹرو ٹرمز ایم پی ایز ایم این ایز اپنے ہاتھ میں سارے کے سارے فنڈ رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ آگے چل کے انتخابات کے اندر وہ دکھا سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے حلقے کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا. حالانکہ یہ کارنامے, یہ نالیاں بنانے والے کارنامے, سڑک بنانے والے کارنامے,
पानी के टैंकर की बजाय लाइन पहुंचाने वाले कारनामे, ये काम करना जो है एमपीएस एमएनएस का सिरे से काम ही नहीं है। उनका काम ये है कि वो लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें, कानून की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कराने की कोशिश करें इदारों के थ्रू, उनको जवाबदेह करें, इदारों को जवाबदेह करें। और ये जो छोटे छोटे काम है ना, नालियों, सड़कें, गलियां बनाने वाले, पक्के कराने वाले, ये सारे काम है बल्दियाती लीडरशिप के, क्योंकि उनको ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स पता होते हैं और ये ग्रास रूट के लेवल्स उन्हीं को सॉल्व करने देने चाहिए। तो इन ट्रू सेंस जमहूरियत को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने दें। राइट अनिका, आपका पॉइंट आ गया। ज़ैकम खान साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस वक्त जो इनिशिएटिव है वो जमात इस्लामी के पास है। ये बात तो मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद इस वक्त होना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये पीटीआई की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। इस वक्त इलेक्शन के इतने करीब पीटीआई अपने बयानियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जाहिर है पीटीआई उसको मेयरशिप तो नहीं देगी। अगर ये लाक होगा तो मेयरशिप तो पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। अब जमात इस्लामी ने ये फैसला करना है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाती है या पीटीआई के पास जाती है। अब दिलचस्प बात हाफिज साहब ये कर रहे हैं कि हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम इत्तफाक राय चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनका जो मतलब है वो यही है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पीटीआई भी उनकी सपोर्ट करे। और देयर आर गुड रीजंस। मेरे ख्याल में 3 अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से जमात इस्लामी को ये सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ही अलायंस करे। पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी अपनी एक खोई हुई पोजीशन रिकवर करने की कोशिश कर रही है कराची शहर में। 30 साल पहले तक जमात इस्लामी एक बहुत तकड़ी जमात हुआ करती थी कराची की, लेकिन उसके बाद एमक्यूएम ने उससे उसके वोटर छीन लिए, उससे उसकी सीटें छीन ली। और उसके बाद हाल ही में पीटीआई ने आकर एमक्यूएम को चैलेंज किया और कुछ सीटें और खासी बड़ी तादाद में पीटीआई से सीटें छीन ली। तो एक लिहाज से ये दोनों जमातें हरीफ हैं जमात इस्लामी की। और अगर अभी भी आप रिजल्ट्स देखें तो सेंट्रल हलके जो उर्दू स्पीकिंग हलके हैं, जो एमक्यूएम के हलके हैं, वहाँ पे जमात इस्लामी ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। यानी वो हलके जहाँ पीटीआई मजबूत थी और जहाँ पे एमक्यूएम मजबूत थी। जो इर्द गिर्द के हलके हैं, जो मिक्स एथनिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रही है। तो इनका आपस में वोटर मिक्स नहीं होता, तो इसलिए जमात इस्लामी का कोई नुकसान नहीं है। जमात इस्लामी अगर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेगी तो वो जो इसने अभी कामयाबियां हासिल करनी शुरू की हैं उन पर आगे बिल्ड कर सकती है। तो दूसरी बात फिर आप ज़ैकम खान साहब, आप समझते हैं जमात इस्लामी ने जो अभी मुतालिबात रखे हुए हैं सामने पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी पूरे करेगी या फिर जमात इस्लामी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन चीजों पर? मेरे ख्याल है जो पीपल्स पार्टी इट्स बैंकिंग ओवर बैकवर्ड्स, पूरी वो कोशिश कर रही है। वो किसी सूरत में नहीं चाहती कि कराची में जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ अलायंस हो जाए। वो हर सूरत में चाहती है कि जमात इस्लामी के साथ उसका अलायंस हो। और जमात को भी ये बात सूट करती है कि वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो ताल्लुक रहा है उसको तोड़े, क्योंकि अगर एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट रहेगी तो ये चीज़ जमात इस्लामी के खिलाफ जाएगी। तो जमात इस्लामी एक अल्टरनेटिव पेश कर सकती है पीपल्स पार्टी को कि अगर आपने कराची से किसी के साथ इत्तेहाद बनाना है, कराची के उर्दू स्पीकिंग किसी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी से इत्तेहाद बनाना है, तो हम मौजूद हैं। आपको एमक्यूएम से के साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह एमक्यूएम को भी वो पीछे धकेल सकते हैं, क्योंकि जब तक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद रहेगा तो कराची में जमात इस्लामी का पांव जमाना मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात जो मेरी कोलीग्स ने बहुत अच्छी तरह से वाजे कर दी सिर्फ 2 सेंटेंसेस में, वो ये है कि बहरहाल बल्दियाती हुकूमतों को डिपेंड करना पड़ता है सूबाई हुकूमतों पर अपने रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 140A है उस पर अच्छी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो बल्दियाती इदारों के हकूक हैं वो सूबों से उनको मिल जाए। तो इस लिहाज से भी सूट करता है जमात इस्लामी को कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद बनाए ताकि उसको फंड्स मिलें और वो डिलीवर भी कर सके। राइट, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान ने एक और तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया। कहती है अभी बहुत कार्ड्स बाकी हैं, अगर खेलूंगा तो पीडीएम के होश उड़ जाएंगे। क्या प्लान है, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट। इमरान खान कहते हैं कि उनके पास अभी भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। अनीका, आप क्या समझती हैं कि खान साहब के पास वाकई कोई ऐसे कार्ड्स हैं जिनकी बेस पर वो कह रहे हैं कि अगर मैंने खेला तो पीडीएम के होश उड़ जाएंगे, या महज ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की टैक्टिक्स हैं? देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नर्व्स। जिसके आसाब के ऊपर दूसरा सवार हो जाए वो ऑटोमेटिकली जीत जाता है। इस टाइम पर हुकूमत के आसाब पर इमरान खान साहब सवार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हुकूमत की पॉलिसीज रिएक्टिव हैं, इसके अंदर भी कोई शक की बात नहीं है। हमें यह भी पता है कि इस्तीफे तब तक एक्सेप्ट नहीं किए गए जब तक खान साहब ने ये नहीं कहा कि जी हम वापस आ रहे हैं नेशनल असेंबली में। तो आसाब पे तो खान साहब हुकूमत की सवार हैं। बट किसी जमाने में इमरान खान साहब के बारे में बोला जाता था कि वो सियासतदान नहीं है, वो अभी स्पोर्ट्समैन ही है, और स्पोर्ट्समैन और सियासतदान के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। और इमरान खान साहब सियासी दाव पेच ना समझ सकते हैं और ना समझने की सकत रखते हैं। लेकिन अब मामला कुछ मुख्तलिफ हो गया। पिछले कोई 3 महीनों के अंदर और बिलखुसूस पिछले लास्ट मंथ के अंदर इमरान खान साहब ने भी दाव पेच सीख ली है सियासत के हवाले से। और अब वो चीजें जो किसी जमाने में वो कहते थे मैं कभी नहीं करूंगा, वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। आपको पता है कि परवेज इलाही साहब के साथ इतना ज्यादा क्लोजली काम करना पिछले 8-9 महीने के अंदर तो हम लोगों को बहुत बहुत क्लियरली नजर आया, और ऑब्वियसली उससे पहले भी इत्तेहाद की फॉर्म के अंदर। बट एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जो चीजें जो पत्ते अभी फेंक रहे हैं, उसके अलावा उनके पास माय सोर्सेस टेल मी कि उनके पास अभी वाकई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हुकूमत के लिए चैलेंज दरपेश हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स के अंदर खान साहब की गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते पहले बता दिया कि जी हम लोग अपनी असेंबलियां तहलील करेंगे। अगले को अपनी ऑपोजिशन को तैयारी करने का पूरा टाइम दिया कि वो भी किसी तरीके से कोई ना कोई हिकमत अमली ले आए, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मसला शुरू हो गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर तो उन्होंने प्लान जो उनके पास है उसकी एग्जीक्यूशन भी सीख ली है तो वाकई में हुकूमत को तिगनी का नाच नचाएंगे। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन उसी तरीके से पुअर रही और डिवाइडेड रहे उनके रैंक्स जिस तरीके से अभी भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं, तो फिर शायद इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ना हो हुकूमत को बहुत ज्यादा तंग करना, क्योंकि एम तो अल्टीमेटली उनका ये है कि अप्रैल मई के अंदर इंतखाबात हो जाए। और अब जो हुकूमत की कैबिनेट के अंदर बाकायदा तौर पर ये डिस्कशन भी हो रही है कि हम लोग किसी तरीके से इसको 1 साल आगे ले जाएं, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है, हमारे पास तो इंतखाबात करने के पैसे भी नहीं है। मेरे अपने शो के अंदर पीएमएलएन के लीडरान ने ये बात की है। तो अल्टीमेटली हुकूमत के इस प्लान को भी कल किया जा सके, इसको भी कर्ब किया जा सके। अब खान साहब का साथ देने वाले साथ दें तो फिर इमरान खान साहब वाकई में चालों के अंदर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन that is a big difference. बहुत बड़ी बात कह दी अनीका आपने। लेकिन अनीका, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी आपने भी जिक्र किया कि खान साहब हम देख रहे हैं कि मुसलसल कुछ टाइम से इसी तरह की स्ट्रेटेजी पर अमल कर रहे हैं कि वो एक टीजर दे देते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पूरा एक तनाव किसी कैफियत हिजानी कैफियत बन जाती है, और उसके बाद सिचुएशन में से निकलता कुछ भी नहीं। इस स्ट्रेटेजी के पीछे क्या वजह हो सकती है खान साहब की? उस तमाम स्ट्रेटेजी के पीछे प्रैक्टिकली देखने में कुछ नहीं निकल रहा होता, लेकिन पूरी की पूरी हुकूमत की एनर्जी जो कि इकोनॉमी को बेहतर करने में लग रही होनी चाहिए, जो कि मुल्क की मामलात को सही करने में लग रही होनी चाहिए, जो कि अपनी सियासत को बेहतर करने में लग रही होनी चाहिए, जो कि आने वाले इंतखाबात की तैयारी में लग रही होनी चाहिए, जो कि अब इलेक्शन ईयर की कैंपेन्स तैयार करने में लग रही होनी चाहिए, वो सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वो इमरान खान साहब को केटर करने के लिए डाइवर्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि बैड पब्लिसिटी इज स्टिल अ पब्लिसिटी। खान साहब उस पर चल रहे हैं कि वो तंग कर देते हैं, एक शोशा छोड़ देते हैं, उसके बाद सारे के सारी जमातें उसी की तरफ लगी रहती हैं, और इमरान खान साहब उस बेसिस के ऊपर पब्लिसिटी भी अपनी करते रहते हैं, पॉपुलैरिटी भी गेन करते रहते हैं, और उनको जो अल्टीमेटली नहीं अचीव करना होता वो भी शोशा छोड़ के वो उसी तरीके से अपने रास्ते के ऊपर चलते रहते हैं। उन्होंने जब तहलील करनी थी असेंबलियां तब तहलील कर ली, उन्होंने उससे पहले इस हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया। तो बेसिकली वो ये करके ये दिखा रहे हैं कि मेरा हुकूमत कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, या हुकूमत अपनी जितनी मर्जी दाव पेच लड़ा रहे वो मेरी स्ट्रैटेजी को काउंटर नहीं कर सकती है। अब ये कब तक ये लकी जो है वो स्ट्रीक चलती है खान साहब की, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। राइट अनीका। ज़ैकम खान साहब, आप क्या समझते हैं, कोई कार्ड्स हैं इमरान खान के पास? जिस तरह से अनीका ने भी अभी बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर साथ देने वाले साथ दे तो खान साहब वाकई पीडीएम के होश उड़ा सकते हैं, या महज ये दबाव बढ़ाने के तरीके हैं इमरान खान के हुकूमत पर? इमरान खान साहब के पास एक ऐसा कार्ड है
जिससे पीडीएम के भी होश उड़ चुके हैं, पूरे पाकिस्तान के भी होश उड़ चुके हैं। उस कार्ड का नाम है इसहाक डार। देखिए, इससे पहले इमरान खान अपने 2 कार्ड्स खेल चुके हैं। पहला कार्ड उनका बिल्कुल फेल हुआ। वो मुसलसल ये कोशिश करते रहे कि अवामी दबाव के ज़रिए, जलसों के ज़रिए, धरने के ज़रिए, इस्लामाबाद पे यलगार के ज़रिए इस हुकूमत को गिराएं, उसको फोर्स करें कि वो इलेक्शन कॉल करें। और वो ये भी चाहते थे कि अपने मर्जी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हासिल करें। उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए। उसके बाद वो प्लान बी पर गए, और प्लान बी था कि इन 2 सूबों से इस्तीफे देकर हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो मरकज़ में भी इलेक्शन कॉल करें। मेरे ख्याल में ये भी कामयाब नहीं होना था, लेकिन जो फैक्टर आ गया जिसने इमरान खान के इस फैसले को इतना लीथल बना दिया है, और इमरान खान समझ गए थे कि अब वक्त आ गया है कि वो ये कार्ड खेल सकते हैं, बड़ी बेरहमी से खेल सकते हैं, और उन्होंने बहुत बेरहमी से खेला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसमें कोई बेरहम सियासतदान ही ये काम कर सकता था जो इमरान खान साहब ने किया है। इस वक्त पॉलिटिकल टर्माइल को उस लेवल पर लेकर जाना, जबकि हम जाकर खड़े हो गए हैं डिफॉल्ट के दहाने पर, लेकिन डिफॉल्ट के दहाने पर जो बंदा लेकर गया है वो है इसहाक डार। कि गुज़श्ता 4 महीने से उन्होंने जिस तरीके से जिद लगाई है डॉलर की कीमत के साथ, और जिस तरीके से जो नवा जो आपका रिव्यू था आईएमएफ का उसको मुअत्तल किया है, और ऐसा छीका बांधा है कि जब टूटेगा तो मुसीबत आएगी, और उस छीके को मजीद 3 महीने तक नहीं बांधा जा सकता। कोई तरीका ही नहीं है कि अगले 90 दिन तक उसको खींचा जा सके। 90 दिन से पहले आपने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है या डिफॉल्ट करना है। तो इसका मतलब है जाना है, और जब जाना है तो फिर उसकी कीमत भी आएगी। कि अगर 4 महीने पहले जहां पे बिफ्ता छोड़कर गए थे, अगर उसी को जारी रखा जाता और ये जिद ना लगाई जाती, ये वो जिद जो पहले असद उमर साहब ने भी लगाई थी, शौकत तरीन ने भी लगाई थी, उन्होंने भी कबाड़ा किया था, लेकिन इस वक्त तो बहुत ही खतरनाक वक्त था। अब वो अपनी जिद की वजह से उन्होंने सिचुएशन इतनी नाजुक बना दी है कि 3 महीने में 2 ही रास्ते हैं इस हुकूमत के पास कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज पर अमल करे जो हमने खुद वादे किए हुए हैं, या फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट में ले जाए। दोनों सूरतों में वो अगले इलेक्शन, सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन उनके लिए जीतना महाल है। मेरा ख्याल है जिस वक्त हालात का दबाव है, जो मईशत का दबाव है, जो असल इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ इस हुकूमत के सामने आकर खड़ा हो गया है, वो मईशत है, और उसको इतना खतरनाक इस हुकूमत ने खुद बनाया है इसहाक डार साहब को बुलाकर। तो अब मेरी राय में बेहतरीन ऑप्शन तो हुकूमत के पास ये होता कि वो इलेक्शन कॉल करते, ये तय किया जाता कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसको दोनों पार्टियां, तीनों बड़ी पार्टियां, ये सब पार्टियां ये मैंडेट दे देंगी, ये वादा करेंगी कि वो जो काम करेंगे हम उससे अग्री करेंगे, उसको आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। इलेक्शन में चले जाते, अपनी जान छुड़ाते, और अगले इलेक्शन में जो भी सूरत हाल है उसको फेस करते, क्योंकि इलेक्शन में ना जाना उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। लेकिन उसकी बजाय जो उन्होंने ये तरीके अपनाए हैं, जिस तरीके से कौमी असम्बली में जो कुछ वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसका क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा खतरनाक होने जा रही हैं। ठीक ठीक ज़ैगम खान साहब, आपका जवाब आ गया। मोना, आप क्या समझती हैं इमरान खान के पास कौन से कार्ड्स हैं? ये कोई असली कार्ड्स हैं, या टेरो कार्ड्स हैं, या फिर महज इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं? टैरो कार्ड भी हैं वैसे इमरान खान साहब के पास, लेकिन ये कि 2 बातें हैं। अभी मईशत की भी बात हुई है, लेकिन आपका सवाल चूंकि इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी के हवाले से है, तो बात ये है कि देखिए उनकी नर्व्स तो बहुत स्ट्रांग है। 2 अलग अलग बातें हैं। इमरान खान साहब जो नर्व्स का खेल है ना, सियासत बहुत हद तक नर्व्स का खेल है कि आपने अगले इंसान के का नर्वस सिस्टम जो है उससे खेलना है, उसकी नर्व से खेलना है, उसको अननर्व करना है, और आपने खुद अपना काम रखना है, अपना कंपोजर रखना है। इस खेल में इमरान खान साहब खासे माहिर हैं, और जो जिस बात के ऊपर उनके ऊपर ताने कसे जाते हैं उनकी ऑपोजिशन की तरफ से कि जी ये तो क्रिकेटर है, इसको सियासत का क्या पता, वो क्रिकेटर होना ही दरअसल इमरान खान साहब की इस खुसूसियत का बायस है, क्योंकि क्रिकेट भी चूंकि एक नर्व का गेम है, और इमरान खान साहब जाहिर है ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज सीन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, और वही चीज वो सियासत में भी अप्लाई करते हैं। नर्व्स का गेम वो बहुत अच्छा खेलते हैं, कहीं पर भी वो अननर्व नहीं होते और अपना एक कंपोजर रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो अभी मैं आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो वेल थॉट आउट नहीं होती।
उनको या तो उनके इतराफ के लोग सही बात नहीं बताते हैं, ये भी पहलू है, या दूसरा पहलू ये है कि वो किसी बात के ऊपर जब जिद लगा के बैठ जाते हैं तो वो उस बात से पीछे नहीं हटते, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, उनके दौरे हुकूमत में इसकी सबसे बड़ी मिसाल उस्मान बुज़दार साहब हैं, जिसके ऊपर इमरान खान साहब, मैं समझती हूँ उनकी जो हुकूमत गई है उसका 80 to 70% जो रीजन है वो उस्मान बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टरशिप थी पंजाब की। अगर वो ये चीफ मिनिस्टरशिप किसी और को दे देते तो ना उनके लोग टूटते, ना ये अलीम खान और जेकेटी वाला ग्रुप बनता, बहुत सारी चीजें उस वजह से हुई। और इमरान खान साहब आखिरी लम्हे तक बजित रहे कि नहीं वही बंदा रहेगा, और आज वो उस्मान बुज़दार कहाँ है? आज वो नजर भी नहीं आते। कभी आपने देखा है उस्मान बुज़दार साहब कभी इमरान खान साहब के साथ उनके बगल में खड़े हों या कोई बड़ी जारहाना तक? वो बड़ा सेफ खेलते हैं, वो आजकल तो नजर ही नहीं आते। जिनके लिए इतने जोखिम उठाए इमरान खान साहब, एक तो ये भी बड़ा रीजन है, इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो वेल थॉट आउट नहीं होती। उनके इतराफ के लोग कुछ उनको गलत इनपुट देते हैं और कुछ गलत, काफी गलती वो खुद भी करते हैं अपनी एक स्टबर्ननेस में आके कि नहीं ये मैंने सोच लिया है ये होगा तो ये ऐसे ही होगा, इसके अलावा कोई बात करनी है तो करें। तो ये कुछ रीजन है। नर्व का गेम वो अच्छा खेलते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। अभी मईशत पे बात हो रही थी, मैं एक सच बोलना चाहती हूँ मईशत के हवाले से। प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ आपको ये कहता है कि आपको आईएमएफ दो रास्ते देता है। एक आईएमएफ आपको पहला रास्ता ये देता है कि आप अपने इस्लाहाती स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें है कि जी प्राइवेटाइजेशन करें। ये जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, मैं जाती तौर पे जानती हूँ वो इस वक्त खून चूस रहे हैं हमारे हमारे नेशनल जो एक्सचेकर है उसका, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जिसमें पीआईए है, रेलवेज हैं, ये जो बिजली की तरसीली कंपनीज हैं ये हैं, पीटीटी है, इस तरह के मुतअद्दिद इदारे हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल खून चूसने के दहाने पर आए हुए हैं। एक पैसे का ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं और इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है, इनकी मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। ये कुछ रास्ते हैं जो कि आईएमएफ आपको बताता है। फिर आईएमएफ आपके जो दिफाई बजट है भारी भरकम, उसके ऊपर भी कहता है कि भाई हमें या तो इसका हिसाब दें या इसके ऊपर कटौती लगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो हिस्सा है मुल्क का वो आपका 70% अपना हिस्सा अपने पास रखे पैसों का और दीगर से कहें कि भाई ये आपका है, आप इसके साथ जो करते हैं करें। तो ये भी हम नहीं करते। जब हम ये चीजों से इनकार कर देते हैं ना, तब आईएमएफ आपको कहता है कि चलें फिर आप क्या करें, फिर आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, फिर आप इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें। वो हम कहते हैं हाँ हम इस्लाहात तो नहीं करेंगे लेकिन हम अवाम के ऊपर, ये इनका क्या काम है, ये इनका तो काम ही यही है, ये तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि ये अशराफिया को पालें और ये अपना खून चुसवाएं, तो चलेंगे हम कर देते हैं। तो जो बुरा रास्ता है जो अवाम के लिए मनफी है और अवाम को जिसमें पीसा जाता है वो हम लोग अपना लेते हैं कि चले हम ये कर देते हैं और फिर इसका जो सियासी बोझ आएगा वो हम उठा लेंगे। लेकिन हम जो पहला रास्ता है जो हमें बताया जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का, वो हम नहीं करेंगे। अगर इनमें हिम्मत है, इस हुकूमत में, किसी हुकूमत में ये हिम्मत नहीं रही है बाय द वे, ना पीडीएम की हुकूमत में, ना पीएमएलएन की थी, ना पीटीआई हुकूमत में थी। अगर इस हुकूमत में हिम्मत है, अगर इसहाक डार साहब में हिम्मत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर, फिर हम देखते हैं आईएमएफ कैसे नहीं मानता आपसे। ठीक, वेरी वेल सेड मोना आलम, ज़ैकम खान साहब, अनीका निसार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, कीमती राय और तजिए का। नाज़रीन आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हैव अ गुड वीकेंड, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।